महानिदेशालय ने धन शोधन संबंधी एक मामले की जांच के तहत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके परिवार के सदस्यों के कानपुर स्थित परिसरों पर बृहस्पतिवार को छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सोलंकी फिलहाल महाराजगंज जेल में है। वही सीसामऊ विधानसभा सीट से चौथी बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि सोलंकी जेल में बंद उनके भाई रिजवान, शौकत अली, हाजी वसी, नूरी शौकत और कुछ अन्य के कानपुर में लगभग 5 परिसरों और महाराष्ट्र के मुंबई में एक परिसर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों द्वारा मुहैया सुरक्षा के बीच तड़के छापेमारी की है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सोलंकी और अन्य के खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों के आधार पर ईडी ने उनके विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैंक को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद बिक्री से जुड़ी जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग के पास जमा करने को कहा गया था। हालांकि अब तक एसबीआई की तरफ से यह डिटेल चुनाव आयोग को नहीं दी गई है, जिसके बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ने एसबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की अर्जी दाखिल की है। एडीआर की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अपनी अर्जी में कहा है कि एसबीआई का ऐसा न करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले की 11 मार्च को सुनवाई हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी शेयर करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा है। चीन को अपमानित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 7 मार्च यानी आज टोक्यो के रायसीना गोल में सम्मेलन में कहा, चाहे आप इसे पसंद करें या ना पसंद करें, वहाँ वास्तविकता है, आपको उस वास्तविकता से निपटना होगा। उन्होंने 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गलवान घाटी में हुई झड़प का हवाला देते हुए कहा कि जब कोई देश पड़ोसिया के खिलाफ लिखित समझौते से सहमत नहीं होता है तो यह चिंता का कारण बन जाता है। Whether you like it or you don't like it, there's a reality out there. You have to deal with that reality. Our own experience in the case of China, 45 years, there was no bloodshed on the border. And in 2020, it changed. When a country actually sort of does not observe written agreements with a neighbor, then I think you have cause for concern here. It then raises a question mark about the stability of the relationship and frankly about intentions. There's the reality of very big power shifts in the Indo-Pacific. हाल ही में बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट संदिग्ध की तस्वीरें सामने आई। उन तस्वीरों में आरोपी टोपी पहनकर बस में सफर करता नजर आ रहा है। संदिग्ध की बेसबॉल टोपी भी जाहिर तौर पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पास की एक मस्जिद के बाहर बरामद की थी। बताया गया है कि बेंगलुरु के संदिग्ध को धमाके के बाद अपने कपड़े बदलते देखा गया था। बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड इलाके में रामेश्वरम कैफे में बम विस्फोट में 9 लोग घायल हो गए हैं। 1 मार्च के सीसीटीवी ट्रेल से आरोपी की पहचान के बारे में कुछ जानकारी सामने आई है। सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध को सुबह 10:45 में कैफे से 100 मीटर दूर एक बस स्टॉप पर आरटीसी बस में आते देखा गया है। उनकी सारी गतिविधियां कैमरे में कैद हो गई। एनआईए ने बुधवार को संदिग्ध के बारे में जानकारी देने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। इसने अपना सीसीटीवी फुटेज भी पोस्ट किया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सीसीटीवी परीक्षण से कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिनमें आरोपी के चेहरे की विशेषताएं उसके आगमन से लेकर भागने तक शामिल है। सूत्रों ने संकेत दिया कि संदिग्ध ने कई सार्वजनिक बसों में यात्रा की। सूत्रों ने कहा कि संदिग्ध ने रुकने के दौरान अपनी पोशाक बदल ली, जहां उसने अपनी टोपी हटा दी है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले त्रिपुरा का मुख्य विपक्षी दल टिप्रा मोता राज्य की बसपा सरकार में शामिल हो गया है। इंडिया टुडे से जुड़ी रेशमी देबबर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक टिप्रा मोता के 2 विधायकों ने 7 मार्च यानी आज बसपा सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। मंत्री पद
की शपथ लेने वाली विधायकों के नाम हैं अनिमेश देबबर्मा और बृषकेतु देबबर्मा। राजभवन में राज्यपाल नल्लू इंद्रसेन रेड्डी ने दोनों विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण समारोह में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा और त्रिपुरा मेहता सुप्रीमो प्रद्योत देबबर्मा भी मौजूद थे। विधायक अनिमेश देबबर्मा नेता प्रतिपक्ष का भी पद संभाल रहे थे। उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले 2 मार्च को राज्य और केंद्र सरकार के बीच एक द्विपक्षीय समझौता हुआ था। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। इस बैठक में त्रिपुरा के इतिहास, भूमि, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक विकास, पहचान, संस्कृति और भाषा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई थी। तभी से दोनों दलों के बीच गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी की आगामी 2 दिवसीय गुवाहाटी यात्रा पर बोलते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने 7 मार्च यानी आज कहा कि वह 20,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी काजीरंगा नेशनल पार्क के रात रोकने वाले पहले प्रधानमंत्री है। पीएम मोदी गुवाहाटी आए हैं। उन्होंने लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। 20 से लेकर 30 दिनों के बाद वह फिर से असम आ रहे हैं और हमें 20,000 करोड़ रुपए और देंगे। मैं 2001 से राजनीति में हूँ और मैंने असम में इस तरह का निवेश कभी नहीं देखा है। बिना किसी निवेश सम्मेलन के हम लगभग 70,000 से लेकर 80,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं। इसलिए असम के लोगों के लिए यह सबसे अच्छा समय है। मैंने आधिकारिक तौर पर इसकी जांच नहीं की है, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है पीएम मोदी काजीरंगा में रात रोकने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे, हिमंत बिस्वा ने कहा है। Prime Minister has come to Guwahati. He laid foundation stone or inaugurated almost project worth 20,000 crores. In a span of 20 days, 30 days, he is again coming to Assam and giving us another 20,000 crores. So, I am in politics from 2001. I have never seen this kind of investment in Assam. What people were objecting 30 years before, कि our crude is being taken out of the state. Today Prime Minister is sending back crude to Assam. He is not only instrumental in expanding the refining capacity in Numaligarh, he is also doing it for Bongaigaon, he is doing it for Guwahati, he is doing it for Digboi. All the 4 refineries of Assam is under expansion span. All the refineries are getting expanded. Where from fresh crude will come? Assam is not producing more crude. Assam crude production is static. So in order to run refineries of Assam, Prime Minister is sending crude from Paradip to Assam. So when Assam even aspire for that, when people of Assam demanded for that, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों ने आश्वासन दिया कि यदि मद्रास में बच्चों को शिक्षित करने की पृष्ठभूमि में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां संचालित की गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य में अवैध मद्रास पर एसआईटी द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपने की खबरें हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, देश में किसी भी शिक्षा व्यवस्था पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन अगर शिक्षा के बहाने देश विरोधी गतिविधियां की जाएंगे तो इसकी जांच कराई जाएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम विश्वास है कि जिन्होंने गलत रास्ता चुना है उन्हें सही रास्ते पर वापस आना चाहिए। सही रास्ते पर ना तो उन्हें और ना ही देश और राज्य को कोई दिक्कत होगी। डिप्टी सीएम राजेश पाठक ने कहा, हमारी सरकार कानून और मजबूत करेगी और राज्य में व्यवस्था बनाए रखे। हम किसी भी हालात में राज्य के अवैध गतिविधियां नहीं होने देंगे। दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद कानून के मुताबिक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा की आड़ में अगर कुछ देश के विरुद्ध गतिविधियां होंगी
तो जांचा भी जाएगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जो भी गलत रास्ते अपनाएं वो सब सही रास्ते पे आवे, क्योंकि सही रास्ते में उनको भी कोई समस्या नहीं होगी, प्रदेश और देश को भी कोई समस्या नहीं होगी। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे। देखिए, कोई भी देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई सवाल नहीं है, लेकिन शिक्षा की आड़ में अगर कुछ देश के विरुद्ध गतिविधियां होंगी तो जांचा भी जाएगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, और उसी के क्रम में कार्रवाई की स्थिति हो सकती है हुई हो, और आने वाले समय में हम लोग इस दिशा में यह मानते हैं कि जो भी गलत रास्ते अपनाएं वो सब सही रास्ते पे आवे, क्योंकि सही रास्ते में उनको भी कोई समस्या नहीं होगी। नीतीश तिवारी ने पिछले साल रामायणा अनाउंस की थी, जब इसका भयानक बज़ बन चुका है। वजह इसकी स्टार कास्ट है। रणबीर कपूर साई पल्लवी के साथ सुपरस्टार यश का नाम जुड़ने से जनता और उत्साहित हो गई है। अब यश की फीस को लेकर कई सारे खबरें चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि यश रामायण के लिए 5 गुना ज्यादा फीस ले रहे हैं। KGF और KGF 2 के बाद यश की पॉपुलैरिटी पूरे इंडिया में बढ़ गई है। ये दोनों फिल्में इतनी मौसिव हिट हुई कि यश ने अपनी फीस भयंकर बढ़ा दी है। यश कन्नड़ा इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में से एक हो गई, इसलिए उन्होंने रामायण में रावण का रोल करने के लिए 400% ज्यादा हाइक मांगी है। रामायण की तीनों किस्तों के लिए 150 करोड़ रुपए मांगे हैं, मतलब रामायण सीरीज की एक फिल्म के लिए 50 करोड़ रुपए। इस फीस की तुलना यश की पिछली रिलीज KGF 2 से करें तो ये करीब 5 गुना ज्यादा है। यश ने KGF 2 के लिए करीब 30 करोड़ रुपए की फीस ली थी, अब रामायण सीरीज के लिए 150 करोड़ रुपए ले रहे हैं। अगर इन रिपोर्ट्स की सच्चाई है तो फीस के मामले में यश रजनीकांत और प्रभास जैसे स्टार्स की दौड़ में आ चुके हैं। यश की पॉपुलैरिटी को रामायण के मेकर्स बुनना चाहते हैं। उनकी KGF 2 ने ओवरऑल 1200 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। उनकी आने वाली फिल्म टॉक्सिक के लेकर भी लोगों के बीच चर्चा है। ऐसे में रामायण में उनके रावण वाले रोल को यश कितना जस्टिफाई करेंगे ये देखना होगा। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव से पहले 7 मार्च यानी आज श्रीनगर का दौरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद प्रधानमंत्री की यह पहली श्रीनगर यात्रा होगी। वह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में भाग लेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले सुरक्षा कड़ी करते हुए घाटी की किलेबंदी कर दी गई है। बसपा कार्यकर्ता स्थानीय लोग पीएम के आगमन को लेकर उत्साहित थे और उन्हें जश्न मनाते और ढोल बजाते देखा गया है। स्थानीय लोगों ने केंद्र सरकार की सराहना की और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू कश्मीर की जमीनी हकीकत पर प्रकाश डाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को लगभग 5000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उपहार देने के लिए तैयार है। ट्रेन में भी जाते थे तो पहले बैठने से पहले हम चेक करते थे कि हमारे सीट के नीचे कहीं कोई बॉक्स तो कोई पड़ा तो नहीं है, कोई बैग तो नहीं है, कोई बम तो नहीं रखा हुआ। आज उस स्टेशन या आज आराम से जाके हम ट्रेन में लेट जाते हैं और जब उठते हैं तो दिल्ली पहुंच गए। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा निर्वाचन आयोग इस महीने के अंत तक हो सकता है। हालांकि राजनीतिक दल इससे पहले ही चुनावी मोड में चल गए हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तालमेल बैठता नहीं दिख रहा है। पश्चिम बंगाल के बाद पार्टी असम में भी अपने उम्मीदवार उतरने जा रहे हैं। असम तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख रिपुन बोरा ने बुधवार को कहा कि असम में इंडिया गठबंधन के साथ सीट बंटवारे की संभावना कम है और पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए अपने 4 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयार कर रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में ऐसी खबरें आई थी कि टीएमसी की नजर असम की 14 लोकसभा सीटों में से 4 धुबरी, लखीमपुर, कोकराझार और करीमगंज पर है।